हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लवणों के बारे में। ओके, अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में हमने पढ़ लिया है अम्लों के बारे में, क्षारकों के बारे में। ओके, तो अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में लवणों के बारे में। ओके, हमने पढ़ लिया है कि ये लवण कब कब बनते हैं। अम्ल एवं क्षारक के बीच में अभिक्रिया होती है तब लवण और जल बनता है। साथ ही साथ हमने देखा कि धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड और अम्लों के बीच अभिक्रिया होती है तब भी बनता है लवण और जल। ठीक है, फिर उसी प्रकार अधातु ऑक्साइड और क्षारकों के बीच अभिक्रिया होती है तब बनता है लवण। ओके, साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 के बराबर होता है, और क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब ये लवण का पीएच मान क्या होता है, क्या लवण का पीएच मान क्या होता है? तो इसमें भी 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि वैसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच की अभिक्रिया से बनता है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, 7 होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। नंबर 2, वैसा लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच की अभिक्रिया से बनता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, मतलब वो अम्लीय होता है। तीसरा, वैसा लवण जो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के बीच की अभिक्रिया से बनता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब वो क्षारकीय होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर आपके लिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान बराबर होता है 7, अर्थात ये उदासीन होता है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात ये अम्लीय होता है। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका मतलब ये क्षारकीय होता है। ठीक, तो ये हो गया लवणों के पीएच मान। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है नमक से प्राप्त रसायन। ठीक है, साधारण नमक से प्राप्त रसायन। ओके, साधारण नमक से प्राप्त रसायन में हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा, ओके, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा और धावन सोडा। साथ ही साथ इसमें हमको पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इन प्रत्येक का अध्ययन करने का हमारा जो स्कीम होगा वो होगा इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और उपयोग। ठीक है, तो यही सब आता है एग्जाम में, है ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखें या रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग बताएं या विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताएं। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। ओके, तो हमारा हेडिंग है साधारण नमक से प्राप्त रसायन। ओके, तो साधारण नमक का इस्तेमाल बहुत से रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है ना, कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम, ओके, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, है सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो ये भी पूछा जाता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। सोडियम क्लोराइड है नाम और सूत्र है NaCl। साधारण नमक से प्राप्त रसायन में पहला हम लोग देखेंगे कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा,
ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, NaOH। अब बनाने की विधि, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जिस विधि से ये बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब बनता है कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार बोलते हैं क्योंकि इसमें बनने वाले उत्पाद क्लोरीन, क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक क्षार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ओके, तो बनाने की विधि में हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कास्टिक सोडा बनता है। फिर लिख देना है इसका समीकरण, क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तब बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं, इधर में 2 क्लोरीन है, उसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो इसको 2 लिख दिए, यहाँ 2 लिखे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाले उत्पाद, ओके, क्योंकि इसमें बनने वाले उत्पाद कौन कौन है, क्लोरीन के लिए लिया गया है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही मेन प्रोडक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, ओके, तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें बनने वाले उत्पाद क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन उत्पाद हैं। ओके, अब इसमें है ना, क्लोरीन कहाँ पर मुक्त होता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है कि कैथोड पर मुक्त होती है, कहाँ पर मुक्त होती है, तो वो भी जानना है। ओके, तो एनोड पर ओके क्लोरीन गैस Cl2 गैस
मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पर ओके Cl2 गैस मुक्त होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार, कॉस्टिक सोडा। ओके, आप जानते हैं, बता चुके हैं, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, इसलिए यह एक क्षार है। ओके, उसके बाद अब हमको देखना है इसका कुछ उपयोग। ठीक है, तो इसका उपयोग है ना साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में ना, सब साबुन एवं है ना सर्फ बनाने में, अपमार्जक बनाने में। ओके, दूसरा कागज उद्योग में, ठीक है, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना यदि उपयोग पूछता है। ओके, तीसरा है कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम फाइबर या कृत्रिम रेशा बनाने में। ठीक है, कृत्रिम फाइबर है ना, जैसे नाइलॉन, टेरिलीन, टेरिकॉट, टेरीवूल। ओके, ये सब कृत्रिम रेशा है। तो ये सब बनाने में भी ये कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक है, तो कास्टिक सोडा के बारे में आपको कम से कम इतना जानना है, यही में से एग्जाम में आता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, दूसरा नमक से प्राप्त रसायन है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ओके, तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस बनता है उसका इस्तेमाल होता है। ओके, वो क्लोर क्षार प्रक्रम में जो क्लोरीन गैस बनता है उसको शुष्क बुझा हुआ चूना से होकर प्रवाहित किया जाता है, तब बनता है विरंजक चूर्ण। ओके, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, ओके, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और रासायनिक सूत्र, ओके, रासायनिक सूत्र यह होता है CaOCl2, CaOCl2। ओके, बनाने की विधि, बनाने की विधि, ठीक है, शुष्क बूझा हुआ, बूझा हुआ चूना में से होकर, में से होकर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बनता है या प्राप्त होता है या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ओके, इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा इसका रासायनिक समीकरण। ओके, बूझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तब बनता है CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O। तो ये है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इसी बुझा हुआ चूना में से क्लोरीन गैस, जो कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त होता है, उस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझा हुआ चूना से होकर प्रवाहित किया जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल। ओके, ठीक है। अब इसका कोई दो उपयोग लिख देना है। ओके, उपयोग ठीक है। तो क्या करते हैं, बरसात के दिनों में कुआं है ना, कुआं में हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। ओके, तो इसमें लिख देना पेयजल, पेयजल को कीटाणु रहित, ठीक है, कीटाणु सहित नहीं, कीटाणु रहित बनाने में। ओके, पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में। ओके, दूसरा उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे पॉइंट पॉइंट, कागज एवं वस्त्र उद्योगों में। ओके, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ लोग लिखते हैं घरों में सब साफ सफाई के लिए। तो बरसात के दिनों में है ना, घर की दीवारों में या फर्श में, आंगन के फर्श में काई जमा हो जाता है या चापाकल के आसपास काई जमा हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ लोग है ना, एग्जाम जब हम लोग करेक्शन करते हैं उस समय ये जवाब आता है तो हम उसका भी नंबर देते हैं, क्योंकि ये सब काम भी होता है। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं घरों में साफ सफाई हेतु, साफ सफाई हेतु। ओके, तो कोई दो उपयोग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ठीक। तो जब भी आपको नोट करना होगा आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद नोट करना। ओके, ठीक। अब अगला देखते हैं। तो कास्टिक सोडा हमने देख लिया, विरंजक चूर्ण देख लिया, अब देखना है बेकिंग सोडा। तो तीसरा नंबर में है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको। ओके, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ओके, HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। ओके, बनाने की विधि।
तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, है ना, दोनों गैस रूप में होता है, अमोनिया प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बनता है। ओके, फिर इसका समीकरण, तो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, जलीय विलयन मतलब पानी चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ओके, तब बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, क्या इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम एक बार है, इधर भी एक बार है, क्लोरीन एक बार है, इधर भी एक बार है, हाइड्रोजन 2 और 3 5 बार है, यहाँ एक बार, यहाँ 4 बार, 5 बार हो गया। ऑक्सीजन 3 बार है, इधर एक और 2 3, यहाँ भी 3 बार है। कार्बन एक बार, वो भी एक बार है। नाइट्रोजन एक बार है, इधर भी एक बार है। ओके, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ठीक। अब तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। ठीक, ओके। अब हम लोग एक सवाल पूछता है कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, तो बेकिंग सोडा को, ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, NaHCO3। इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करने पर, या लिख सकते हो तापन, तब बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, सोडियम 2 बार है इसलिए यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं। तो सोडियम तो 2 बार हो गया, कार्बन हो गया 2 बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, और हाइड्रोजन 2 बार हुआ, इधर भी 2 बार है, 2 3 6 बार ऑक्सीजन, यहाँ 3 2 5 और 1 6, ये बैलेंस है। ओके, फिर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, है ना, जो केक बनाते समय उसमें सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, केक, पावरोटी इत्यादि बनाते समय उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। जब उसको पकाते हैं उस समय ये बेकिंग सोडा टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण ही केक या पावरोटी फूलता है।
ठीक है। और ये सोडियम कार्बोनेट, इसका स्वाद साबुन के स्वाद जैसा होता है, और इसीलिए बेकिंग सोडा में यही केवल नहीं होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट केवल नहीं होता है, इसमें और भी पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटासियम, टरेट एक पदार्थ का नाम है, वो मिलाया जाता है, जो इसके प्रभाव को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। नहीं तो क्या होता, केक स्वादिष्ट नहीं लगता ना, पाव रोटी भी हमको कैसे लगता, ये साबुन के जैसा टेस्ट रहता। ओके, तो इसको गर्म करने पर ये 3 चीज़ों में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ओके, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, तो लिखते हैं ना, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ओके, अब इसका उपयोग, ठीक है। पहला उपयोग केक, ओके, पाव रोटी, ठीक है, पाव रोटी लिखना, पाव रोटी नहीं, पाव रोटी, ओके, इत्यादि बनाने में, ओके, इत्यादि बनाने में। केक, पाव रोटी इत्यादि बनाने में। ओके, और क्योंकि यह क्षारकीय होता है, ठीक है, इसका pH मान 10 होता है, करीब करीब 10 होता है। तो जब पेट में अति अम्लता हो जाती है, हमारा पेट HCl स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। जब pH मान 1 से कम होता है तो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे गैस्ट्रिक होने लगता है ना, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा में लिख सकते हो, पेट की अति अम्लता को ठीक करने में या अति अम्लता के इलाज में, और इस प्रकार की दवाओं को कहा जाता है एंटासिड। ओके, क्योंकि इसमें CO2 बनता है, CO2 आग को बुझाता है, इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक में होता है, ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। ओके, चौथा है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, रासायनिक सूत्र है Na2CO3, डेका 10 को डेका बोलते हैं, हाइड्रेट H2O होता है क्रिस्टलन जल, है ना, इधर में H2O जो है उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। ओके, तो किसी क्रिस्टल में, किसी सॉलिड को क्रिस्टल में बदलने के लिए उसके इकाई सूत्र में जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। तो इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या होती है 10, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, ठीक। अब बनाने की विधि, तो हमने अभी सीखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त
होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा लेते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसको पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं। ठीक है, पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं, तब बन जाता है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ओके, तो इसमें लिखना बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे पुनः क्रिस्टलीकृत ना, पुनः क्रिस्टल में बदलने पर, पुनः क्रिस्टलीकृत करने पर वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। ओके, वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक, तो इसका हमको दो समीकरण लिखना होगा, NaHCO3, ठीक है, इसको गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, तब बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ H2O भी ये वाष्प के रूप में होता है, CO2 ये भी गैस होता है, ये दोनों उड़ जाते हैं, अब बचता है सोडियम कार्बोनेट। तो इस सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं, पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं, इसका मतलब है कि पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं, उसका मतलब ये है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको पानी में घोल देते हैं। ठीक है, पानी में घोल देते हैं और घोलने के बाद उसको स्थिर छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, शुरू में तो ठोस रहता है, उसको पानी में घोल देते हैं तो घुल जाता है, तो उसको घोलने के बाद स्थिर छोड़ दिया जाता है, तो वह पुनः क्रिस्टल में बदल जाता है। ठीक है, पुनः दानेदार रवा के रूप में वो बदल जाता है, तो इसी को बोलते हैं पुनः क्रिस्टलीकृत करना। ओके, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसमें जल के 10 अणु जुड़ जाते हैं, तब बन जाता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो धावन सोडा हो गया। एक टर्म मैंने कहा था क्रिस्टलन जल, थोड़ा सा समझ लेते हैं अगला से पहले। क्रिस्टलन जल किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही कहा जाता है क्रिस्टलन जल। ठीक है, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को बोलते हैं क्रिस्टलन जल। ठीक है, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, धावन सोडा का, ओके, धावन सोडा का पूछा जाएगा कि धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है 10, इसलिए इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या 5 होती है। ठीक है, इसलिए इसको लिखते हैं कॉपर सल्फेट
ओके 5 H2O, और इसको पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके ठीक है। अब ठीक, अब इसका उपयोग वॉशिंग सोडा का उपयोग। ठीक है, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि और एक बाकी है, हमको बार बार ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो उपयोग, ठीक है, तो इसका पहला उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। ठीक है, कांच बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, फिर इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, तो वैसा जल जिसमें साबुन आसानी से झाग नहीं बनाता है उसको बोलते हैं कठोर जल, और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसकी कठोरता को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, फिर लिख सकते हो घरों में साफ सफाई हेतु, घरों में साफ सफाई हेतु। ओके, तो कोई दो उपयोग पूछता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट यौगिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 ½ H2O। ठीक है, तो हाफ को कहा जाता है हेमी, H2O को हाइड्रेट। ठीक है, जब ये किसी क्रिस्टल से जुड़ा हुआ रहता है तो उस समय इसको बोलते हैं हाइड्रेट, अकेले रहता है तो H2O। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, ये सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसका रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। ओके, अब बनाने की विधि, तो इसको बनाने के लिए हमको जिप्सम की आवश्यकता होती है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह जल के 1.5 अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ओके, तो बनाने की विधि में लिखना, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जो जल होता है वो क्रिस्टलन जल होता है। जल के 1.5 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, बदल जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है? तो लिख देना कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के 1.5 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ओके, तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ओके, CaSO4 2H2O। ओके, अब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब बनता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस इधर लिख देना 1.5 H2O, हाफ प्लस 1.5 2। ओके, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के 1.5 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ओके, ठीक है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह शुरू में पाउडर के रूप में रहता है, ठीक है, लेकिन जब इसमें पानी मिला देते हैं तो यह फिर से एकदम कड़क हो जाता है, एकदम ठोस हो जाता है। और इसीलिए ना टूटी हुई जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसको सही जगह में स्थिर रखने के लिए, ठीक है, उसको सही जगह में स्थिर रखने के लिए उसका प्लास्टरिंग किया जाता है, ठीक है, उसका प्लास्टरिंग किया जाता है। तो इसे में क्या होता है, एक बार सेट हो जाने के बाद वो हड्डी को इधर उधर हिलने डुलने नहीं देता है और इसीलिए हड्डी सही जगह पर टूट जाता है। और इसीलिए जो पेरिस प्लास्टर होता है उसको आर्द्रता रोधी बर्तनों में या पात्रों में रखा जाता है, ठीक है। ओके, ठीक। तो हम लोग देखते हैं उपयोग, ठीक है। पहला उपयोग तो आप जानते हो, टूटी हुई हड्डियों भंगित अस्थियों हड्डियों को ओके लिख सकते हैं जोड़ने में, है ना, सही जगह में स्थिर रखने के लिए जोड़ते समय। ओके, दूसरा है ना, सजावट का सामान बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सजावट का सामान बनाने में। और तीसरा लिख सकते हो मूर्तियां बनाने में, है ना, मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में, है ना। इतना ही नहीं, खिलौना भी बनाया जाता है, ओके, वो भी लिख सकते हैं। ओके, या लिख सकते हो इधर घर की दीवारों को चिकना बनाने में, चिकना बनाने में, ठीक है। तो घर की दीवारों को चिकना बनाने के लिए हम उससे पुट्टी करवाते हैं, तो उस पुट्टी में जिप्सम और उस पुट्टी में पेरिस प्लास्टर का भी कुछ मात्रा होता है। ओके, ठीक है। और इसीलिए वो क्या करता है, दीवार को एक बार वहाँ लगने के बाद, है ना, एकदम चिकना कर देता है, जिससे पेंट करने में सुविधा होती है ना, और उसका लुक बढ़ जाता है ना, अच्छा दिखता है। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब इसमें बाकी है अभ्यास के प्रश्न। ओके, देखेंगे कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब मुझे लगेगा कि आप उनका नहीं दे पाएंगे, तो उनका जवाब बनाने के लिए मैं और एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा। अदरवाइज हम लोग अगला चैप्टर जाएंगे। ओके, बाय।